मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों आज आईपीओ की बात। एक ज़माना होता था, आज से 30 साल पहले, 30-35 साल पहले, जब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़ एक अथॉरिटी होती थी जो शेयर मार्केट में आईपीओ को रेगुलेट करती थी। तो उस समय आईपीओ सस्ते आते थे थोड़े, क्योंकि ये सरकारी रेगुलेशन था। अब तो वो ख़त्म हो चुका है, अब अनरेगुलेटेड है। वो मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अकाउंटिंग के लोग उसको ऐसा प्रोजेक्शन देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और ऐसा ग्रोथ का प्रोजेक्शन बनाते हैं कि कोई भी कुछ भी कितने भी पैसे पर आईपीओ लेकर आ जाता है। और आईपीओ का क्रेज अभी भी वैसा है कि बिक भी जाता है। दरअसल बड़े बड़े पैसे लगाने वाले लोग ऐसे हैं कि कंपनी में पहले से ही प्री आईपीओ में ही पैसे लगाए रहते हैं, और वे जब मार्केट में हाइप क्रिएट हो जाता है आर्टिफिशियली या नेचुरली या जैसे भी, और जब उनको लगता है कि हाँ पैसे कमाया जा सकता है, तो वो ऊंचे ऊंचे दाम पर आईपीओ लाते हैं। तो आईपीओ भी अब सेकेंडरी मार्केट से कम रिस्की नहीं हो गया है। जो रिटेल निवेशक है उनको यहाँ भी उतना ही रिस्क है। तो आज उन सब चीज़ों की थोड़ी चर्चा मैं करूँगा। ऐसे मैं फिर पहले भी बता देता हूँ कि मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे थोड़ा जो निवेश का अनुभव है, और मैं कोई सर्टिफाइड एनालिस्ट भी नहीं हूँ। तो पिछले साल, इस साल अब तक 1,75,000 करोड़ के आईपीओ आ चुके हैं। बाजार में इतने नए शेयर नए नए कंपनियों के आ चुके हैं, 1,75,000 करोड़। बड़े बड़े इशू जो आए हैं उसमें नाम है जैसे टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, ग्रो शेयर ब्रोकरेज का जो फर्म है ग्रो, बिलियन गैराज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम है, लेंसकार्ट जो चश्मे बेचने वालों की एक बहुत बड़ी कंपनी है, सीरीज ऑफ चश्मा के दुकान है, सैकड़ों या हज़ारों में शायद, वो सब। तो ये सब बड़े बड़े आईपीओ आए। टाटा कैपिटल का 15,512 करोड़ का आईपीओ था, एचडीबी फाइनेंशियल का 12,500 करोड़ का था, ग्रो का 6,600 करोड़ का था, लेंसकार्ट का 7,200 कुछ करोड़ का था, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक बड़ा आईपीओ था। तो इन आईपीओ में कुछ तो फ्रेश इशू होते हैं और कुछ ऑफर फॉर सेल होते हैं। अधिकांश जो बड़े बड़े इशू हैं उसमें बड़े बड़े राशि ऑफर फॉर सेल के थे, माने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उन्होंने बेचा है। जैसे टाटा कैपिटल में एक अच्छा खासा हिस्सा ओएफएस का था, एचडीबी में भी था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी है, ग्रो में भी था। 6,632 करोड़ में 5,572 करोड़ ओएफएस का था। उन्हें पुराने शेयर होल्डर जिन्होंने प्रमोट किया कंपनी को उन्होंने बेचा। लेंसकार्ट में भी वही हाल था। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे वो ओएफएस के माध्यम से शेयर बेचे हैं और अच्छा पैसा कमाए हैं। तो अब रिटेल के लिए तो चूंकि इतने महंगे महंगे आईपीओ आते हैं कि कुछ छूटता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने कुछ में रिटेलों को फ़ायदा हुआ है। जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा फ़ायदा हुआ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में लोगों को अच्छा फ़ायदा हुआ। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 1140 पर आया था, वो लिस्टिंग के दिन ही 1701 पर खुला लगभग, ऐसे अभी 1534 है। तो जिनको मिला उनकी तो लॉटरी लगी। 1140 के जगह पर 1700 में शेयर बिक गया, तो लगभग 550 रुपये 600 रुपये का फ़ायदा के आसपास का फ़ायदा हुआ। 550 660 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फ़ायदा हुआ वैसा बहुत कम हुआ है। रूबिकॉन रिसर्च भी एक छोटा सा आईपीओ था, 1,377 करोड़ का, उसमें भी लोगों को अच्छा फ़ायदा हुआ। रूबिकॉन रिसर्च में मैं बताता हूँ कितना फ़ायदा हुआ। रूबिकॉन रिसर्च ने भी लगभग 50% प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई, तो उसमें भी लोगों को अच्छा फ़ायदा हुआ। 485 कट ऑफ प्राइस था रूबिकॉन का, लगभग 600 कुछ रुपए में लिस्ट ही हुआ।
तो आधा का नहीं, लेकिन हाँ अच्छे का अच्छा फ़ायदा हुआ। लेकिन पर ऐसे ओएफएस ऐसे आईपीओ कम ही आते हैं जिसमें कि रिटेल निवेशकों को अच्छा खासा फ़ायदा हो। अब जैसे लेंसकार्ट का है, तो लेंसकार्ट का आईपीओ आया कितने पे? लेंसकार्ट का आईपीओ का कट ऑफ प्राइस 402 रुपया था। आज के डेट में ये 452 है। लिस्टिंग 400 कुछ रुपये पर हुई थी, 17-20 ऐसे ही कुछ, और अभी 452 है। तो कुछ फ़ायदा इसमें भी है। लेकिन अगर फिर और भी जैसे और आईपीओ आए, जैसे स्टड्स एक्सेसरीज आया इसी साल, इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, इसमें नुकसान हो गया लोगों को। इसका आईपीओ प्राइस 585 का था, अभी आईपीओ प्राइस 537 है। उसी के आसपास 585 से कम ही 50-60, 555-60 के आसपास लिस्ट हुआ था। ग्रो में कुछ फ़ायदा हुआ है लोगों को। इसका कट ऑफ प्राइस जो था, इशू प्राइस, वो 100 रुपये था, अभी यह 164 चल रहा है। तो अगर एक हिसाब से देखें तो इसमें भी अच्छा फ़ायदा है, 60% फ़ायदा है। तो अभी तो फ़ायदा दिख रहा है बाज़ार में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में, लेकिन इनके पी जो है बहुत ज़्यादा है। तो क्या इतने हाई पी पे जो फ़ायदा हो रहा है वो सस्टेन करेगा? क्या लोगों को आगे भी फ़ायदा मिलेगा? जैसे ग्रो का पी 54 है अभी, टाटा कैपिटल का पी 40 है, एचडीबी फाइनेंशियल का पी 29 है। ऐसे एचडीबी फाइनेंशियल में लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। एचडीबी फाइनेंशियल में मैं 1 मिनट देख कर बता रहा हूँ। एचडीबी फाइनेंशियल में जो उसका प्राइस था कट ऑफ 740 का था, आज 753 का है। 760 वगैरह के आसपास लिस्ट हुआ था, कभी नीचे भी चला गया था, अभी 753 है। तो 740 रुपये पर 10-15 रुपये का फ़ायदा है, 10-12 रुपये का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका पी ऐसे 29 है, हो सकता है इसमें भी भविष्य में फ़ायदा हो। तो इसमें भी ओएफएस था, तो ओएफएस में शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग थे वो बेच कर निकल गए अच्छे खासे दाम में, और अब रिटेल निवेशक के पास वो शेयर है। कमाई तो कुछ हो नहीं रही है एचडीबी फाइनेंशियल में, आगे कैसी होगी ये देखना होगा। तो रिस्क ये आईपीओ में भी है, और रिस्क आईपीओ में लगाना गेन भी हो रहा है। जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में गेन हुआ, रूबिकॉन रिसर्च में गेन हुआ, ग्रो में गेन हुआ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में भी कुछ गेन हुआ है, मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन कई में नुकसान भी हो, जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में नुकसान है, टाटा कैपिटल में कोई गेन नहीं है, स्टड एक्सेसरीज में नुकसान है, पेटीएम जो बहुत पुरानी कंपनी है, इस साल की नहीं है, वो तो पहले आई थी, 21 में ही आई थी, उसमें अभी भी बहुत नुकसान है। पेटीएम अभी भी नुकसान के बाद भी 781 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। लेंसकार्ट में देखिए क्या फ़ायदा हुआ, मैं बताता हूँ आपको कितने का फ़ायदा हुआ। लेंसकार्ट का आईपीओ प्राइस 402 था, आज के डेट में 452 है। तो अगर आप कहें तो लगभग 12-13% का फ़ायदा है, आज के डेट में 50 रुपया फ़ायदा है। लेकिन इसका पी देखिएगा तो लेंसकार्ट का पी 298 है। तो क्या आपको भविष्य में ये फ़ायदा देगा, ये प्रश्न बना रहता है। ग्रो तो ठीक है, अभी फ़ायदे में है और अच्छे फ़ायदे में है, लगभग ग्रो तो लगभग 60% फ़ायदे में है। और ग्रो का पी जो है 54 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ग्रो के बारे में आप कह सकते हैं कि ग्रो अच्छा है, आगे भी हो सकता है अच्छा करेगा, क्योंकि इसका बेस, इसके पास डीमैट अकाउंट होल्डर का बेस बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेडिंग इसके थ्रू बहुत लोग करते होंगे, तो हो सकता है इसकी कमाई अच्छी होती रहेगी, बनी रहेगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। आगे क्या होगा मैं नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है, जैसे प्रूडेंशियल एएमसी जो आईसीआईसीआई का, उसका कट ऑफ 2165 है, और अभी इसका प्राइस है 2637 के आसपास, कल का प्राइस था। तो लगभग 500 रुपये का गेन है इसमें, 450-500 रुपये का। तो ये कह सकते हैं कि ये अच्छा है। 500 रुपये का गेन का मतलब हो गया लगभग 20% से ज़्यादा का गेन, तो ये अच्छा है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एएमसी का
पी भी 45 है। वैसे 45 भी ज़्यादा पी होता है, 20-25 से ज़्यादा पी तो महंगा होता ही होता है, लेकिन खैर तो भी इंडियन मार्केट को देखते हुए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं भी है। तो आईपीओ भी अब उतना आसान नहीं रह गया पैसा कमाने के लिए। सेकेंडरी मार्केट तो नहीं ही है। सेकेंडरी मार्केट में तो आप देख ही रहे हैं कि भारत में पिछले 2 साल में क्या हो रहा है। सितंबर 2024 से जो पोर्टफोलियो आपका डाउन हो रहा है वो डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, लेकिन आज के डेट में मोटा मोटी डाउन ही है। कई सारे शेयर आपके पास होंगे जो लॉस में ही होंगे। ठीक है, जो बहुत ही मेहनती बुद्धिमान चतुर लोग होंगे, हो सकता है उनका फ़ायदा हो। मैं अपने लिहाज से देखता हूँ और जो पढ़ता लिखता हूँ उससे लगता है कि ये पोर्टफोलियो लोगों का डाउन ही है, क्योंकि पिछले 14 महीने में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो शेयर का भाव जो इंडेक्स और सेंसेक्स का रेट का फिगर सितंबर 2024 में था, 27 सितंबर 2024 में, वही अभी इधर है। कुछ दिन पहले जो ऑल टाइम हाई बना था दिसंबर में, 4 दिसंबर को शायद 86,000 कुछ सेंसेक्स का, अभी फिर उससे घटकर 85,800-600 कुछ है। तो आपका 14 महीने में आपका इंडेक्स के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो कहीं नहीं बढ़ा है। तो 14 महीने में आप इन्फ्लेशन को लीजिएगा, एफडी रेट को, इस सब को कंसिडर करिएगा, तो आपका पोर्टफोलियो तो लॉस में होना ही होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आईपीओ प्राइस में भी, आईपीओ के में भी लोगों की कमाई नहीं हो रही है। ठीक है, किसी में कमाई हुई, जैसे एलजी में कमाई हुई, ग्रो में कमाई हुई, आईसीआईसी प्रूडेंशियल में कमाई हुई, लेकिन ये कमाई आगे भी होगी। जो पी रेशियो है उस हिसाब से चलते रहेगी कि नहीं चलेगी, ये देखना है। और कई सारे हैं, जैसे पेटीएम में कमाई नहीं हुई, स्टड्स में कमाई नहीं हुई, ओला इलेक्ट्रिक में बहुत नुकसान लोगों को हो गया। एक फिजिक्स वाला भी है, फिजिक्स वाला अगर कहिए तो इसमें भी लोगों को कुछ फ़ायदा है, 20-30% का, 20-30% का फ़ायदा है। फिजिक्स वाला 109 रुपये में आया था, आज के डेट में 133 रुपये है, तो 25% फ़ायदा इसमें भी है। लेकिन फिजिक्स वाला का कोई ग्रोथ नहीं है अभी, माने कोई इनकम नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसका पीई तो मत कहिए, कोई पीई ही नहीं है, क्योंकि कोई अर्निंग नहीं है तो पीई नहीं है, पीई कैलकुलेट ही नहीं हो सकता है। तो जिस कंपनी का कोई इनकम नहीं है उसका शेयर का दाम 133 रुपया है। तो इसमें आपका आगे फ़ायदा होगा, कितना होगा, नहीं होगा, यह आपको सोचना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि 20-25 से ऊपर के पी में आप कोई अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। हाँ, अगर कोई बहुत हाई ग्रोथ कंपनी हो तो ठीक है, हो सकता है। तो हाई ग्रोथ वाली कंपनी, इतने नाम में जो मैंने डिस्कस किया, हो सकता है ग्रो हो, ग्रो का ग्रोथ अच्छा हो, और तो किसी के ग्रोथ में उतना दम नहीं है जितना प्रीमियम उन लोगों ने लिया है और जितने पी पर उनकी कंपनियों के शेयर बिक रहे हैं। तो मित्रों, कहने का यही मतलब है कि आईपीओ बाज़ार में भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब आईपीओ बाज़ार भी इतना आसान नहीं है। हाँ, आईपीओ में कुछ लोग लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं, तो अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं तो लगाते रहिए सोच समझ करके। अगर जिसमें आपको लगे कि कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा है तो लिस्टिंग में लगाइए, मिल जाती है तो लेके निकल सकते हैं। लेकिन बने रहने के लिए, इन्वेस्टेड बने रहने के लिए, स्टे इन्वेस्टेड, उसमें निवेशित बने रहने के लिए आप देखिए कि ग्रोथ कंपनी की कैसी है और पी रेशियो अभी कैसा आ रहा है। 20-25 से ऊपर की पी हो तो उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। उसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, क्या उसका रेवेन्यू ग्रोथ 20-25% है सालाना, 15-20-25-30% कुछ है तो ठीक है, तब सोचा जा सकता है कि हाँ भाई, इसका ग्रोथ जो है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, 15-20% है, 25% है, और या और उससे ऊपर है तो चल सकता है काम। तो मित्रों, मैं ये समझा, देखा आईपीओ के बाज़ार में और शेयर बाज़ार के अपने अनुभव के आधार पर आपसे बात किया। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा, अच्छा लगा, तो आप अपनी राय दीजिएगा, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको भी कुछ, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे मैं फिर साफ कर देता हूँ, मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। अनुभव के आधार पर और साधारण अध्ययन के आधार पर मैं आपसे बात करता हूँ। बस, धन्यवाद, नमस्कार।